तो जय हिंद एवरीवन एंड आपका स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए सॉरी जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपके लिए एक फ्री बैच लेके आऊँगा और जिसका अनाउंसमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो में किया है। खैर वो वीडियो कल रिकॉर्ड हुई थी तो और क्लास मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक दिन बाद। तो आपसे वादा मेरा ये रहेगा कि भाई आप जिसको पढ़ेंगे शिद्दत से पढ़ेंगे तो आपको जीएस में रोना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आप आज के लेक्चर से ही पता कर लेंगे, लेकिन आपको लेक्चर पूरा देखना होगा। जब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे भाई। ठीक है जी, आपका लेक्चर 1 है। मैंने बता दिए हैं कि इसमें कितने लेक्चर्स होंगे। अ, और हाँ, मैं पहले बता देता हूँ, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। मैं आपको बिल्कुल एकदम डिजिटल नोट्स दूंगा और ऐसे नोट्स दूंगा कि आपको तुरंत क्लास में, पहली बात तो आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएंगी और दूसरी बात ये कि मैं आपको नोट्स दे दूंगा जिससे आप उसको कम समय में फटाफट रिवीजन कर पाएं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आज से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की क्लास 1 करने जा रहे हैं। प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ेंगे और प्राचीन इतिहास का पढ़ने का भी एक अलग मजा है। इसमें समझने की चीज़ें थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कम। मैंने कहा है समझने की चीज़ें अगर देखा जाए तो बहुत है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको रटना पड़ता है, चीज़ों को रटना पड़ता है। तो आप जब तक रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्या क्या होंगी, याद नहीं होंगी। तो हम मैं उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपका एकदम सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ना आज की हम अपनी वीडियो को, बाकी इंट्रोडक्शन वगैरह जब होगा तो अब देते रहेंगे। देखो भाई, हिस्ट्री होती क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या होता है? इतिहास होता है जो हमें जो हमें अपने अतीत के बारे में बताए, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है हेरोडोटस कौन थे, इसके फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। हेरोडोटस कौन है? फादर ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। और ये कहाँ के थे? यूनान के थे। यूनान एक कंट्री पड़ती है, यूनान के विद्वान थे हेरोडोटस। ठीक है, और इन्होंने हिस्ट्री, जो आपके हिस्ट्री बनाई थी, इन्होंने एक इसका प्रतिपादन किया था। इसको एक टाइप के कहते हैं इन्वेंट किया, तो उसका जो जिक्र किया था उसको हिस्टोरिका नामक बुक में किया था। हिस्टोरिका इनकी बुक है। किसकी बुक है? हेरोडोटस की बुक है। अगर इसमें इतिहास की परिभाषा की बात करूं, ये तो सिंपल सी है कि अतीत में मानव द्वारा किए गए प्रयासों और घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास कहलाता है। तो इतिहास क्या है ये सभी आप जानते हैं। अब देखो, इतिहास का विभाजन कितने भागों में हुआ है। तो इसका जो विभाजन किया गया है, 3 भागों में किया गया है। और आप अपने दिमाग से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हिस्टोरिका में कैसे चीजों को बताया गया था और इसका विभाजन किसने किया है और किसने बताया है। ठीक है, एक आता है आपका प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। एक आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल और एक आता है आपका ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज पूरा जो होता है। ठीक है, जैसे कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, याद रखेंगे। अगर कोई आपके प्रश्न में, आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा ऐसा काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आने वाले कालों के कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। हमें सिर्फ विवरण और सबूतों के आधार पर ही हमने उनका एक अंदाजा लगाया है। जैसे पाषाण काल हो गया। पाषाण काल में आपका नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इनको बहुत अच्छे समझेंगे, अच्छी अच्छी स्लाइड्स के थ्रू समझेंगे। बस आप पढ़ते जाइए। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, इतनी प्यारी सीट है ना, पढ़ने में मजा आ जाएगा। क्लास में ही चीजें आपको याद हो जाएंगी। लिखित साक्ष्य मिले पर पढ़े नहीं जा सके, ऐसे ऐसे हड़प्पा सिंधु में ऐसी ऐसी, जैसे वहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो शिलालेख मिले हुए हैं, उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। सबसे पहले सबसे पहले जो हमारा शिलालेख था, शिलालेख, इसको किसने पढ़ा था? तो इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था ये आगे देखते हैं। और हाँ, फिर आता है ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और पढ़े गए हैं। वैदिक काल से आगे के जितने भी काल हैं वो सब ऐतिहासिक काल कहलाए जाते हैं। चलो अब देखते हैं क्या है। अब इसके कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी होंगे, जिसको हम पुरातात्विक स्रोत भी कहते हैं। यह इतिहास का सबसे ईमानदार और विश्वसनीय स्रोत है। इसमें आपके अभिलेख आते हैं। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख को समझने से पहले थोड़ा सा अभिलेख के बारे में हम समझ लेते हैं, क्या होते हैं अभिलेख। देखो,
अभिलेख या इतिहास के पत्थर पर लिखे साक्ष्य होते हैं और ये प्राचीन काल से मध्य काल तक के समय को उसमें अपने आप में समाहित कर रखते हैं। प्राचीन काल में जो भी हुआ और मध्य काल तक जितना भी हुआ, जितना जितना राजाओं के समय में उनको समय ज्ञान रहा, उसको उतना इस पे वर्णित करवाया। और इतिहास के लोग भी चीजें उस पत्थरों पर लिखते गए, हमारे आदिमानव लोग, पूर्वज लोग भी इसी पर चीजें लिखते गए, गढ़ते गए, और आज हमारे सामने वो शिलालेख के रूप में मौजूद है। परिभाषा देखेंगे, कठोर सतहों जैसे कि पत्थर, धातु, मिट्टी पर उत्कीर्ण लेख, मतलब उस पर जो लेख लिखे जाते थे जिससे ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती, वो आपके क्या कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। जैसे राजाओं के आदेश हो गया, दान होगा, उपलब्धियां हो गई, वंशावली हो गई, है ना, आपका प्रकार हो गया। अब प्रकार में जैसे शिलालेख पत्थर के आते थे, ताम्रपत्र आते, तांबे पर लिखे जाते, भित्ति लेख दीवारों पर लिखे जाते थे, और मुद्रा लेख आपका सिक्कों पे लिखे जाते थे। जैसे अशोक के अभिलेख हो गए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हो गई। सामग्री और तकनीक, तकनीक क्या थी, पत्थर पे बना सामग्री में तो भाई पत्थर, धातु, लकड़ी, ईंट, ये सब आता है। और तकनीक क्या थी, वही छेनी हथौड़ी। तब कौन सा वहां पे इनका मशीनें थी, तब तो हाथ से ही काम करना होता था ना, ढलाई जिसको कहते हैं। फिर आपका आता है लिपि और भाषा। तो कई लिपियां यूज हुई जो उस टाइम पे चलती थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, लीप, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, देवनागरी, तमिल, प्राकृत, संस्कृत और स्थानीय भाषाएं जो भी वो वहाँ की लैंग्वेजेस हों, ठीक है। और उदाहरण तो आप यहाँ पढ़ ही सकते हैं। क्या है महत्व, तो क्या है, इतिहास पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण, मतलब उस समय की जानकारी लोग आगे तक कैसे पहुंचे, क्या उस समय के लोग ऐसे पूर्वज दर पूर्वज क्या जानकारी वो आना क्या पॉसिबल था? जी पॉसिबल तो था, लेकिन अब कोई पहुंचाए कोई ना पहुंचाए, तो इसीलिए क्या किया गया कि उसको एक लिखित रूप में मौजूद छोड़ दिया गया, जिससे जानकारी आगे तक जाती रहे। अभी समझते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं इनका जो अध्ययन कहलाता है वो एपिग्राफी कहलाता है। और एपिग्राफी को हम इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, पूरा लेख शास्त्र, पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। प्राचीन, जैसे सबसे प्राचीन मध्य एशिया के बोगज कोई अभिलेख, जैसे वैदिक देवता, ये आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका बन जाता है कि अगर प्राचीन आ जाए, आपका प्राचीन आ जाए, यहाँ पे लिखा है सबसे प्राचीन मध्य एशिया के बोगज कोई अभिलेख, मध्य एशिया के बोगज कोई अभिलेख, आपका ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे नासत्य के नाम हो गए, इंद्र, मित्र, वरुण हो गए, जिसमें वैदिक देवता वगैरह आते हैं, वो आपके बोगज कोई के अभिलेख होते हैं। याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। ऑल करेक्ट, ओके। अभी देखते हैं भारत के भारत में सम्राट अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन है, सबसे पुराने अभिलेख आपके क्या हैं, अशोक के हैं। क्योंकि अशोक का शासन कब से कब तक रहा था, कब से कब तक रहा था अशोक का शासन? तो अशोक का शासन आपका वही 268 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन 268 से 4 साल पहले मतलब वो आ चुके थे, है ना। मतलब ऐसा कुछ मानना है कि 273 ईसा पूर्व में जब वो आए थे वो, तो उन्होंने सत्ता वहां पर संभाल ली थी। लेकिन 4 साल के बाद उनका जो राज्याभिषेक कहते हैं, यानी कि 268 में उनका राज्याभिषेक हुआ, और वहां से लेकर के इन्होंने 232 तक इन्होंने शासन किया। अभिलेख में ये चीज हम आगे अभी और पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ बता देता हूँ कि अभिलेखों में सम्राट अशोक को क्या कहा जाता था, तो प्रियदर्शी कहा जाता था। प्रियदर्शी कहा जाता था, और एक नाम और था, वो याद नहीं आ रहा है मुझको, खैर वो समझेंगे। और बाकी इनका वंश जो था वो मौर्य वंश था, और ये बिंदुसार इनके पुत्र थे, मतलब बिंदुसार के पुत्र थे, है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो ये चीजें अब हम सम्राट अशोक को पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। फिर आता है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, जो कि ब्राह्मी लिपि में थे। इसको याद रखेंगे, ओके। अब चलो अब देख लेते हैं प्रमुख अभिलेख। चलो यहाँ पर तो पढ़ ही चुके हैं, अभी यहाँ पर देखते हैं। देखो हाथी गुम्फा अभिलेख क्या है, कलिंग के राजा, कलिंग कहाँ है आपका, जो आज का ओडिशा है, वो आपका कलिंग कहलाता है। जो आपका आज का ओडिशा राज्य है वो आपका कलिंग कहलाता है। तो खारवेल के जो शासक थे उन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में बनवाया था। खारवेल के शासन की घटनाओं का विवरण भारतवर्ष का जिक्र आपका किसमें मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। आप इसमें ये चीज याद रखेंगे, भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो आप क्या लगाएंगे, खारवेल यानी कि कलिंग के राजा के द्वारा उड़ीसा में बनवाया गया हाथी गुम्फा अभिलेख में हम भारतवर्ष का जिक्र देख रहे होते हैं। फिर आता है जूनागढ़ गिरनार, जो कि आपका गुजरात में है। कहाँ पर है ये आपका
गुजरात में है, ये आपका गुजरात में है और इसको रुद्र दामन ने बनवाया था। इसको जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं। संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सुदर्शन झील का विवरण और संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो आप जूनागढ़ अभिलेख को लगा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है, इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या बनती है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी बनती है सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का विवरण। तो सुदर्शन झील का विवरण कहाँ पर मिलता है, आपको जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। आप इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है। है ना। फिर आता है नासिक अभिलेख, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। गौतमी बलश्री ने इसको बनवाया था। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी के विजयों का वर्णन आपका नासिक में किया गया है, नासिक अभिलेख में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी, क्योंकि समुद्रगुप्त ने इसको बनवाया था। समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का वर्णन हरिशेण द्वारा प्रयाग प्रशस्ति पर किया गया था। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति आ जाता है तो आप क्या हरिशेण लगाएंगे, मतलब रचयिता कौन थे इसके, हरिशेण, और बनवाया किसने था, तो समुद्रगुप्त ने बनवाया था। फिर आता एहोल, एहोल अभिलेख, जो पुलकेशिन द्वितीय, जो दक्षिण भारत के शासक हुआ करते थे, पुलकेशिन द्वितीय हुए, और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन आपका एहोल में मिलता है। ये टीसीएस का फेवरेट था, अभी पता नहीं क्या है, बट ये टीसीएस जो एसएससी का एग्जाम करवाती थी उसका फेवरेट था। काफी बार पूछा भी गया था और इसमें भी पूछा जाएगा आपके में भी। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में है। गाजीपुर कहाँ है, गाजीपुर आपका यूपी में है, गाजीपुर आपका यूपी में है। और स्कंदगुप्त ने आपका भीतरी स्तंभ लेख बनवाया था। हूणों के आक्रमण की जानकारी इसमें दी गई है, किसमें, भीतरी स्तंभ लेख में। इस तरह याद करो कि भीतर कोई आने ना पाए, भीतर आने जो आएगा तो आक्रमण कर देगा, यानी कि हूण लोग भीतर ना आने पाए। तो हूण लोगों का आक्रमण अगर भीतर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गाज गिर पड़ेगी। अगर हूण लोगों ने आक्रमण कर दिया तो गाज गिर पड़ेगी भीतर में। तो ऐसे इसको याद करो। ठीक है, स्तंभ लेख आपका गाजीपुर में है और हूणों के आक्रमण की जानकारी इसमें मिलती है। मंदसौर अभिलेख आता है यशोधर्मन और मालवा नरेश के सैनिक उपलब्धियां इसमें दी गई हैं। और एक अभिलेख आपका और होगा, अभी तो है अयोध्या अभिलेख है और उसका मेहरौली है। मेहरौली दिल्ली में है, अयोध्या आपका यूपी में है। धनदेव ने अयोध्या का बनवाया था। इस तरह याद करो, अयोध्या में धनदेव हमारे श्री राम जी रहते हैं, वो धन के देवता ही तो हैं, राम जी हमारे धन के देवता ही तो हुए। तो आप इस हिसाब से उस चीजों को पता लगाएंगे। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञों की जानकारी आपको अयोध्या लेख, तो अयोध्या अभिलेख में मिलती है। तो अश्वमेघ यज्ञ हमारे राम जी ने भी किया था, तो इस तरह से रिलेट कर लो कि अश्वमेघ की जानकारी कहाँ पर मिलती है, तो अयोध्या अभिलेख में मिलती है और धनदेव ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। मेहरौली चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सैनिक उपलब्धियां इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं सिक्कों की। पहला तो आपने स्तंभ लेख और दुनियादारी ये सब देख ली। अब आता है सिक्का। सिक्कों में कैसे लोग वर्णित कराते थे अपने लेखों को, अपनी जानकारी को, तो उसको हम समझते हैं अब। देखो कॉइन्स आज भी आप देखते हैं कि उसमें हेड टेल, एक साइड होता है हेड और एक साइड आपका टेल होता है। उसमें कहीं अशोक स्तंभ बना है, कभी वो ठेंगा का निशान बना है। तो ये सब चीजें जो अभी इस तरह से हो रही हैं वो पहले कुछ अलग अलग तरीके से होती थी। क्या होता था समझिए उसको। अध्ययन मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है इसका। और आहत सिक्के होते हैं पंच मार्क्स मार्क्ड। भारत में प्राचीनतम सिक्के 5वीं सदी पूर्व, इन पर लेख नहीं होते थे, केवल चित्र बने होते थे, जैसे पेड़, मछली, सांड, हाथी, ये सब होते थे। तो जो आपके आहत सिक्के होते हैं उनमें कोई भी लेख नहीं होता है, याद रखेंगे। आहत मतलब उसको मारा गया है, मारा गया है, आहत पहुंचाया गया है, पंच किया गया है। पंच किया गया है तो वहां पर निशान बन गए हैं, कुछ लिखा नहीं है, बस निशान बन गए हैं। किसके, पेड़, मछली, सांड, हाथी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। फिर बात आती है भाई महत्वपूर्ण तथ्य इसके कौन कौन से हैं। तो सोने गोल्ड के सिक्के सबसे पहले हिंदू यूनानी ने चलाए थे। इंडो ग्रीक लोग जब आए थे तो आपके सोने के सिक्कों को उन्होंने चलाया था। सोने के सिक्कों को किसने चलाया था, तो इंडो ग्रीक ने चलाया था। सोने के सिक्कों को किसने चलाया था, तो आपका इंडो ग्रीक लोग ने चलाया था। शुद्ध सोना कुषाण शासकों ने चलाया कि कनिष्क ने चलाया था। शुद्ध सोने के सिक्के, अगर देखो यहाँ पर चीजें कंफ्यूज होती हैं। अगर सोने के सिक्के पूछे जाए तो आपका इंडो ग्रीक हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, इंडो ग्रीक हो जाएगा। लेकिन आपका शुद्ध सोना आ जाए, प्योर गोल्ड आ जाए, प्योर गोल्ड आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, कनिष्क। क्या लगाएंगे, कनिष्क का लगाएंगे। एक मिनट, हाँ जी।
तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। अगर बात आ जाए कि सर्वाधिक किसने जारी किया तो आप गुप्त शासकों को लगाएंगे। 3 चीजें हैं, इसको तुरंत वीडियो को पॉज करके आप तुरंत रिवीजन अभी करिए 2 मिनट के लिए। और एक जानकारी एक और बतानी थी आपको कि अभी शायद जब अशोक को हाँ जी, जब अशोक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जानकारी वो जान जाएंगे, मतलब कि वो सांची का स्तूप किसने बनवाया था, ये चीज़ें बस दिमाग में ऐसे ही हिट हो तो मुझे सोचा बता दूँ। बट जब हम उसको आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको चीज़ों को कर रहे होंगे। अभी देखते हैं आगे। शीशे के सिक्के सातवाहन वंश ने चलाए थे, याद रखेंगे, शीशे, सा से शीशा, सा से सातवाहन, ठीक है। और स्मारक एवं भवन और मंदिर शैलियाँ, तो अब देखो मंदिर शैलियाँ क्या है। अभी यहाँ पर शैलियाँ तुम पढ़ लो, बाकी जब मैं स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर शैलियों का एक एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। तो नागर शैली उत्तर भारत के मंदिर होते हैं, उदाहरण खजुराहो का कांदरिया महादेव, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये सब आपकी नागर शैली में जो कि आपके उत्तर भारत में है। द्रविड़ शैली साउथ में, द्रविड़ साउथ, और बेसर आपका मध्य भारत के मंदिर, नागर और द्रविड़ का मिश्रण होते हैं। ये इसका जब एवरेज निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा, तो इस हिसाब से निकालो। नागर और द्रविड़, नागर और बेसर का एवरेज है आपका द्रविड़, तो द्रविड़ दक्षिण भारत के मंदिर हैं, माफ करना, नागर और द्रविड़, नागर और द्रविड़ इन दोनों का एवरेज है आपका ये बेसर, ये वाला, ठीक है। तो आप इनसे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे। बाकी जब मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा ना स्टैटिक में, तो एक अच्छे से फोटो से जनरेट करके आपको एकदम 3D में समझा दूंगा। मूर्तिकला और चित्रकला, गांधार कला, इसमें बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो जैसी दिखती हैं, विदेशी प्रभाव हुआ है। तो याद रखेंगे गांधार कला में क्या है, विदेशी प्रभाव देखने को मिला है। मथुरा कला यह पूर्णतः स्वदेशी है। गांधार कला याद रखेंगे इसमें विदेश में है, तो विदेशी कला में यानी कि विदेशी कला देखने को मिली है। और इसमें बुद्ध की यूनानी देवता, बुद्ध की प्रतिमा में यूनानी देवता अपोलो जैसी दिखती हैं यहाँ पर। अजंता की चित्रकला, यह बोधिसत्व पत्यपाणी, मरणासन राजकुमारी और माता शिशु के चित्र गुप्तकालीन कला के नमूने हैं, ठीक है। और भीमबेटका यहाँ प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग मिले हैं। भीमबेटका में याद रखेंगे प्रागैतिहासिक काल इंपॉर्टेंट है, प्रागैतिहासिक काल के आपके लेख यहाँ पर माफ करना, शैल चित्र, रॉक पेंटिंग हम जिसको कहते हैं उसको आपको मिले हैं। बोधिसत्व तो क्या है, ये आपका महात्मा बुद्ध से संबंधित है। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो आपको उसमें हम इसकी जानकारी देंगे। चलो 1 मिनट ब्रेक लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि प्राचीन भारत का साहित्यिक स्रोत कौन कौन से है, जिसमें वेद पहले आते हैं। अब हम ये समझेंगे कि वेद होते क्या हैं। अब हम ये समझेंगे कि भाई मेरे वेद होते क्या हैं आखिर। देखो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। और इसके संकलन करता कौन थे, तो वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी थे, जिसको हम जनरली वेद व्यास जी के नाम से जानते हैं। अब वेदों की संख्या की मैं बात करूं तो संख्या इनकी होती है 4, जिसमें एक आपका आता है ऋग्वेद, जिसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर। एक आता है आगे आगे लिखा हुआ है वैसे, एक होता है ऋग्वेद, एक होता है सामवेद, एक आपका होता है यजुर्वेद, और एक आपका होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है। बाकी ये आपके 4 क्या होते हैं, वेद होते हैं। इसमें कैसे कैसे क्या कौन सी चीजें बताई गई हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद धार्मिक आप भी आते हैं, धार्मिक को भी मैं बताऊंगा। तो साहित्यिक में ये दिखाएंगे कैसे कैसे इतिहास को साहित्य के थ्रू एक लिटरेचर टाइप में ऐसा संकलित किया गया और उसको आगे पहुंचाने की कोशिश की गई है। चलो अब हम वेद से शुरू करते हैं। वेद में हम पहला देखते हैं भाई, वेद हमारा ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद क्या आता है, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है, पुरोहित जो मतलब जिसको जो वक्ता होता है इसको इसका जो कहता है, वो आपका होत्र, होत्र यहाँ पे लिखा जाएगा, होत्र, ऐसे होत्र समझ लो इसको, होत्री या फिर होत्र कहा जाता है। तो पुरोहित ऋग्वेद का आपका होत्र होता है। और इसका उपवेद क्या है, ऋग्वेद का उपवेद आपका आयुर्वेद है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लो। जैसे इसमें लिखा गया है विशेषता, सबसे प्राचीन 10 मंडल। और अगर मैं बताऊं जैसे ऋग्वेद के प्रमुख फैक्ट्स वन लाइनर टाइप में बताऊं, तो आपके जैसे प्राचीन 10 मंडल हो गए, इसमें 10-28 मतलब 1028 सूक्त होंगे। किसमें आप याद रखेंगे, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन आपका जो ऋग्वेद है वो आपका सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है, जो विश्वामित्र के द्वारा जो लिखा गया था, ठीक है। 7वां मंडल दशराग युद्ध, इसमें वर्णन किया गया है। और 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्णन दिए गए हैं, जो विवाह सूत्र कहलाते हैं, ठीक।
अगर इसके अतिरिक्त मैं कुछ बात करूं जिसमें मंत्रों की संख्या है, जिनको ऋचाएं हम भी कहते हैं, मंत्र, मंत्र की संख्या करीब करीब इसमें 10,500 के करीब है। 10,500 के करीब इसमें मंत्र दिया गया है और इसका जो उच्चारण करता है वो होत्र होता है, मैंने आपको बता दिया है। और ये 10 मंडलों में टोटल बटा हुआ है। ठीक है। और गायत्री मंत्र आपका तीसरे मंडल में है ही है, विश्वामित्र जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। और इसमें सबसे प्रमुख देवता इंद्र जी को बताया गया है। जो आपका प्रमुख देवता है, प्रमुख देवता जो है आपके, वो इंद्र देव को बताया गया है। याद रखेंगे इन सब चीजों को। और जो दूसरे दूसरे प्रमुख देवता है वो आपके अग्नि देवता है। कौन है? अग्निदेव हैं। सबसे पवित्र नदी के कौन सी बताई गई है? पवित्र नदी कौन सी बताई गई है आपकी? तो वो माँ सरस्वती नदी है। वो आपकी सरस्वती नदी बताई गई है ना, जिसको हम मतेतमा क्या कहते हैं? मातेतमा, मातेतमा या नदी माता, नदी माता नाम से जान लो, ऐसा कुछ हम इसको जानते हैं, है ना। और ठीक है, अभी इसके अलावा बाकी और हाँ, यहाँ पे कुछ फोटोज दी गई हैं। देखो, वेद दिखने में एक जैसे होते हैं, वो ताम्रपत्र पे नहीं, वैसे किस पे लिखे गए थे? पत्ते पर लिखे गए थे। और संस्कृत में ही लिखे गए, तो उसमें आपको जस्ट कुछ चेंज देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सब एक जैसे हैं, देखो सिर्फ नाम चेंज है। अभी आता है यजुर्वेद। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट बता देता हूँ कि आस्तोत माँ सदगमय, यहाँ पे लिखूंगा, जो आपका आस्तोत माँ सदगमय, ये मंत्र जो है आपके ऋग्वेद से ही लिया गया है। और यूनेस्को जो इसकी पांडुलिपियां हैं, इसकी यहाँ पे लिखूंगा, इसकी जो पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियां, पांडुलिपियों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। किसमें? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में इसको शामिल किया गया है। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे आप। फिर आता है यजुर्वेद। इसका जो वक्ता होता है, जो इसका पुरोहित होता है, वो आर्द्रवायु होता है। और धनुर्वेद इसका उपवेद है। यहाँ गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद जो है आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यज्ञ और कर्मकांड के नियम इसमें दिए गए हैं। यजुर्वेद के बारे में फैक्ट्स अगर मैं इसके अलावा और भी बताऊं, तो यज्ञ और कर्मकांड के नियम दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे कर्मकांड यानी पूजा, पूजा कैसे होती है, विधान दिए गए हैं। और इसके दो भाग दिए गए हैं आपके। दो भाग कौन से? एक शुक्ल यजुर्वेद है और आपका एक कृष्ण यजुर्वेद है। अगर आप कहें तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के बारे में बता दूं। ठीक है, तो लिखूंगा कहाँ पे? चलो यहीं पे कुछ बेसिक जानकारी है, छोटी जानकारी मैं तुमको दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो आपके जो दो दो भाग दिए गए, शुक्ल है आपका, इसमें गद्य और पद्य दोनों दिए गए हैं, मतलब बोथ में लिखे दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे बोथ है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कृष्ण, कृष्ण में आपका दोनों दिए गए हैं, है ना। कृष्ण में आपका अ, गद्य और पद्य दोनों दिए गए हैं। और जो आपका शुक्ल है, इसमें केवल पद्य दिया गया है, सिर्फ पद्य। इरेजर से इसको मैं रब कर देता हूँ। इसमें आपका सिर्फ पद्य, जिसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया है। और जो जीरो का उल्लेख मिलता है, जीरो का उल्लेख, जीरो का उल्लेख आपका यजुर्वेद से ही देखने को मिलता है। ठीक है, जो हाथी का उल्लेख है, हाथी, हाथी का उल्लेख, हाथी का उल्लेख आपका यजुर्वेद से देखने को मिलता है। और ये जो शुक्ल शुक्ल क्या बोलते हैं इसको, आपका शुक्ल यजुर्वेद है, इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? शुक्ल को हम वाजसनेयी संहिता के नाम से जानते हैं। वाजसनेयी संहिता के नाम से हम शुक्ल वेद को, माफ करना, शुक्ल यजुर्वेद को हम जानते हैं। ठीक है। और बाकी अगर एक जानकारी और दूं तो वो आपके एग्जाम रिलेवेंट थोड़ा सा नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका, चलो आप बताओगे, आप ढूंढ करके बताओगे कि इसका आखिरी चैप्टर का नाम क्या है, यजुर्वेद के लास्ट चैप्टर का नाम क्या है। बाकी जल्दी जल्दी मैं बैच कराऊंगा तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों तो छूटेंगी, और वो हाँ, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। ठीक है ना।
चलो अब आते हैं सामवेद पे। सामवेद में संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, भारतीय संगीत का। इसके जो पुरोहित होते हैं वो उद्गाता होते हैं। गंधर्व वेद इसका उपवेद है। और 7 स्वर यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा, ये आपका सामवेद से लिया गया है। सूर्य स्तुति मंत्र जो आपका होता है वो भी आपका सामवेद से लिया गया है। इसी प्रकार से आपका आता है अथर्ववेद। इसी प्रकार से आपका अथर्ववेद आता है। इसके पुरोहित ब्रह्मा है, जो इसको इसको कहते हैं, उसको ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है। सामवेद को फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि भारतीय माफ करना, लोक नहीं, मतलब क्लासिकल डांस, क्लासिकल जो आपका क्या बोलते हैं यार उसको दिमाग से निकल गया, मतलब भारतीय संगीत के जनक के रूप में इसको जानते हैं। भारत का जो आपका शास्त्रीय संगीत है, हाँ, क्लासिकल म्यूजिक जो है उसके जनक के रूप में आप सामवेद को जानते हैं। और इसमें जो जितने भी मंत्र और ऋचाएं हैं लगभग वो ऋग्वेद से ही ली गई हैं। बस उसको क्या किया गया है, एक तरीके से संकलित किया गया है, गढ़ दिया गया है एक गाने के रूप में। ठीक है। इसमें मंत्रों की संख्या करीब 1875 है। 1875 मंत्र दिए गए हैं इसमें। और इसमें कुल मूल रूप से केवल 75 मंत्र ही दिए गए हैं जो आपके सामवेद में उपस्थित हैं। समझ गए ना बात? जैसे मूल रूप से कितने हैं? 75 हैं। मूल रूप है ना, मूल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मूल रूप से आपके सिर्फ 75 मंत्र हैं। और कुछ विद्वान इसको 99 मानते हैं अब, लेकिन वो डिस्प्यूट का है। 99 भी आप समझ लो, बाई ऑप्शन आप चीजें कर पा रहे होंगे। ठीक है। इसकी 3 शाखाएं हैं, बता देता हूँ यहाँ पे। इसकी 3 शाखाएं हैं। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। एक तो आपका कौथुम हो गया, दूसरा आपका आ जाता है रणायनीय, और एक आता है आपका जैमिनीय। ठीक है। एक आपका आता है जैमिनीय। इतनी जानकारी आपके लिए इसमें काफी रहेगी। इसी प्रकार से अथर्ववेद है। अथर्ववेद में हम शिल्पवेद भी जानते हैं। एक मिनट का समय देंगे। ठीक है। इसका जो ब्रह्मा जो यहाँ पे लिखा है ये पुरोहित होता है, इनका कहता है। और शिल्पवेद इसका उपवेद है, सबसे नया वेद है अथर्ववेद। जादू टोना, वशीकरण, औषधि, रोग निवारण, इन सब से ये संबंधित है। और सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां। अब आप ये बताइए कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन सी थी, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखो, इसमें जादू टोना दिया गया है ना। चिकित्सा और औषधियों के बारे में भी आपका इसमें थोड़ा बहुत बताया गया है। जड़ी बूटियों का वर्णन वर्णन इसमें दिया गया है। इसमें महाजनपदों का वर्णन दिया गया है। महाजनपद के बारे में इसमें बताया गया है। अंग के बारे में बताया गया है। मगध के बारे में बताया गया है ना, इन सब के बारे में बताया गया है। और आपका इसमें भूमि सूक्त दिया गया है। भूमि सूक्त जो आपका धरती पृथ्वी सूक्त के नाम से जानते हैं हम, जिसको पृथ्वी पृथ्वी सूक्त या फिर भूमि सूक्त के नाम से भी जानते हैं। जिसमें एक माता भूमि पुत्रो पृथ्वा, पृथ्व्या, भूमि माता और मैं उसका पुत्र हूँ, ऐसा अथर्ववेद में बताया गया है। और इसमें मुंडकोपनिषद आपका किसमें आता है? अथर्ववेद में आता है। यहाँ पे लिखता हूँ मुंडकोपनिषद। जो आपका मुंडकोपनिषद है ये आपका इसी में आता है। और इसी से आपका क्या लिया गया है? इसी से आपका सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जयते, जयते लिया गया है। अब आप ये बताएंगे कि जो समिति, जो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इनके नाम क्या थे? आपको ये बताना होगा। ये शब्दू रहेगा आपका। ओके, अभी बढ़ते हैं आगे। फिर आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। देखो, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की गद्य व्याख्या है, कुछ नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की गद्य व्याख्या। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे, जो शतपथ ब्राह्मण है वो किसकी व्याख्या करता है? वो आपका यजुर्वेद की व्याख्या करता है। इसमें स्त्री को अर्धांगिनी, जल प्लावन और पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत किसमें मिलता है? तो आप शतपथ ब्राह्मण, जो किसका एक भाग है, तो आप यजुर्वेद का एक ट्रांसलेशन आप समझ सकते हैं, व्याख्या समझ सकते हैं उसका। फिर आता है आपका गोपत ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। जो आपका गोपत है तो ये आपका अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आते हैं उपनिषद। हमारे पास कुल कितने उपनिषद और वेदांत हैं? तो कुल 1081, यानी कि 1081 उपनिषद और वेदांत हमारे इसको दिए गए हैं, जिसमें मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। फिर आता है आपका कठोपनिषद और
बृहदारण्यक, जिसमें आपका कठोपनिषद में यम और नचिकेता संवाद इसमें दिया गया। यम नचिकेता संवाद क्या है, ये बहुत डीप स्टोरी है भाई, बैच को ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत डीप पढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक चीज के पॉइंट में जाना तो थोड़ा यूपीएससी लेवल चला जाएगा ना। तो यम और नचिकेता संवाद इसमें दिया गया है। और तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर आपका इसमें दिया गया है। फिर आते हैं वेदांग। अब वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, तो वेदांग भी 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें शरीर के अंगों की तुलना की जाती है। आगे चार्ट दिया गया, आप हम उसमें समझेंगे। वेदांगों को भली भांति भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है, शरीर के अंगों से तुलना की गई है इसकी। अब इसको हम आगे देखते हैं क्या है। देखो, याद रखेंगे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आपसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अ, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं और इनकी तुलना किनसे की गई है, तो शरीर के अंगों से इनकी तुलना की गई है। और इसके वेदांग आपके 6 प्रकार के होते हैं। तो शिक्षा हो गया, वो उच्चारण विज्ञान है, शिक्षा नाक, शिक्षा का संबंध नाक से है। कल्प का संबंध हाथ से है। व्याकरण का संबंध आपका मुख से है। और निरुक्त का संबंध आपका कान से है। और छंद का संबंध पैर से है। ज्योतिष का संबंध नेत्र से है। आप कुछ चीज अपनी तरफ से ट्रिक बना करके रिलेट कर सकते हैं। अभी इसके लिए मुझे कोई ट्रिक अभी तो नहीं पता है, खैर सीखवानी, अभी कोई भी ट्रिक मुझको इसके बारे में नहीं पता है, बाकी जब होगी तो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। शिक्षा यानी कि नाक है तो उच्चारण, उच्चारण विज्ञान हो गया, नाक से बोलते हैं ना, तो उच्चारण विज्ञान हो गया। हाथ क्या हो गया, कर्मकांड, पूजा वूजा करोगे तो हाथ का यूज करोगे। मुख क्या हो गया, भाषा नियम, जब भाषा बोलोगे, भाषा नियम बोलोगे, तो ये पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका वर्णन मिलता है। तो आप अपने मुख का यूज करोगे तो आपका भाषा नियम इससे संबंधित हो जाएगा। कान का शब्दों की व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति होगी तो तभी आप तो सुनेंगे उसको। पैर से मंत्रों का पैमाना, पैमाना मतलब एक कुछ चीजों को ट्रेड कर लो। जब कोई क्रिकेट खेलता है तो ना पैरों से विकेट को नापता है, 22 गज, 1 2 3 4, तो इस तरह से माप लो। तो मंत्रों का पैमाना आपका पैर से हो गया। और ये छंद है आपका। और नेत्र से आपका काल समय का ज्ञान, घड़ी लगी होगी, आपके पास आंखें होंगी, तभी तो आप चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें क्या हैं, इसको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें अब आपको जस्ट रटना ही रटना है। अष्टाध्यायी पाणिनि लिखी थी, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक ये कही जाती है अष्टाध्यायी। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। कौटिल्य राजनीति और शासन व्यवस्था पर यह आधारित है, जो मौर्य काल में लिखी गई थी। महाभाष्य पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी किसमें मिलती है, तो महाभाष्य में मिलती है। राजतरंगिणी कल्हड़ लिखे हैं, कश्मीर का इतिहास आपको कल्हड़ में देखने को मिलेगा, जो कि राजतरंगिणी के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, मौर्य काल में जासूसी ग्रंथ है आपका। और हर्षचरित्र ने बाणभट्ट लिखा है। महाभारत वेदव्यास जी द्वारा लिखा गया। रामायण जो है आपका वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। वाल्मीकि इसे आदि काव्य भी कहते हैं, तो पुराना काव्य। पुराना नाम जो महाभारत का था वो जय संहिता था। अब यहाँ पर मैं तुमको बताऊं, देखो महाभारत की अगर मैं और बात करूं तो महाभारत में पर्व कितने दिए गए हैं, महाभारत माफ करना, महाभारत में आपके पर्व दिए गए हैं 18। और इसमें स्टार्टिंग में जब ये आपका जय संहिता हुआ करता था, तो इसमें आपके करीब करीब इसमें 1 लाख मंत्र थे। नहीं, 1,800, 1,08,000 करीब करीब इसमें मंत्र हुआ करते थे। फिर इसका जब आकार बड़ा हुआ तो इसका नाम पड़ा भारत। फिर इसका नाम पड़ा भारत। भारत में करीब इसमें आ गए, माफ करना, यहाँ पे ये 1 लाख पड़ा भारत में, भारत आने पर। और आपका जब 8,800 नाम थे जब इसका नाम जय संहिता हुआ करता था। फिर उसके बाद जब इसका आगे और व्यापक हुआ और इसमें 1 मिनट कंफ्यूजन हुआ है भाई, देखो एक बार सॉरी। महाभारत 1 लाख का जब संकलन हुआ मंत्रों का, तो उसमें महाभारत आया। क्या आया, महाभारत आया। महाभारत आया। और जब 24,000 का संकलन हुआ, जब 24,000 मंत्रों का संकलन हो गया, तो इसको भारत कहने लगे थे। ठीक है। और आपका जो ये महाभारत है, ये आपका क्या है, गीता, गीता के एक उसमें अंदर पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व भी भीष्म पर्व है। उसी भीष्म पर्व के एक ये 16वें या 18वें अध्याय में, इसमें थोड़ा सा मुझको कंफ्यूजन हो रहा है। चलो देखते हैं। भीष्म पर्व से संबंधित है, उसी का एक भाग है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ जो आपका ये महाभारत तक कितने दिन चला था, तो 18 दिन चला था। और इसमें अगर देखें बाकी जो बेसिक जानकारी है भीष्म पर्व से संबंधित है श्रीमद् भागवत गीता में। ठीक है। और और महाभारत का जो सबसे बड़ा, यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा पर्व है आपका शांति पर्व। शांति पर्व, ठीक है, तो शांति पर्व है। ठीक है। और आदि पर्व जो है आपका पहला पर्व है।
ये जो आदि पर्व है आपका, ये पहला पर्व है, प्रथम है। ठीक है ना। तो वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, और इसमें बैकग्राउंड की जो पीडीएफ है ना ये भी दे दूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैं सारी जानकारी दे रहा हूँ तो आपको हैंड रिटन। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, वह काल जहाँ लिखित साक्ष्य नहीं, मतलब बहुत पहले के समय की जब बात है, हमारे पूर्वज लोग ऐसे ही रहते थे। अब इसमें आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण, इस काल में मानव शिकारी आखेटक था। अब देखो पूरा पाषाण काल को हम कुछ फोटो और इसके थ्रू समझेंगे। ये आपका पूरा पाषाण काल है। यहाँ पर देखो इसकी जीवन शैली पूरा पाषाण काल में कैसी हुआ करती थी। पूर्णतः शिकारी और संग्राहक हुआ करते थे। खाना बदोश मतलब नोमैड हुआ करते थे। ये नोमैड हुआ करते थे, और इनका जीवन कैसा था, कंदमूल फल खा के, जानवरों का शिकार करके, इसी पे ये निर्भर थे। गुफाओं और रॉक शेल्टरों में अपना अस्थायी निवास बनाते। अस्थायी का मतलब ये हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान इनका चलना फिरना हमेशा रहता था। औजार यानी बड़े हो गए इसमें, अपरिष्कृत पत्थर और औजार, जैसे हस्त कुठार हो गया, क्लाइवर हो गया, हड्डी और लकड़ी की सीमित उपयोग हो गया। आग का उपयोग करना इसी में सीखे थे। कला और संस्कृति, प्रारंभिक रॉक पेंटिंग, जो आपके भीमबेटका में कुछ चित्र आपके जैसे मिले हैं, तो शरीर के अलंकरण जो मिले वो आपके पूरा पाषाण काल के प्रागैतिहासिक काल से ही माने जाते हैं। वहां तो क्या है, मानव प्रजाति का उद्भव और प्रसार, भाषा और सामाजिक संरचना का विकास आपका पूरा पाषाण काल से ही हुआ है। मानव सभ्यता की नींव कहाँ से पड़ी, तो आपकी मानव सभ्यता की नींव पड़ गई पूरा पाषाण काल से। अब पढ़ते हैं इसको थोड़ा इधर। इसके पूरा पाषाण काल को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। हमने नहीं किया है, इतिहासकारों ने किया है। 3 भाग में विभाजित है। 3 भाग में विभाजित किया है। क्यों किया है वो भी समझेंगे। एक आपका आता है निम्न, मध्य और उच्च। निम्न में क्या है, सोहन संस्कृति, पंजाब पाक की सोहन नदी घाटी में मिली। ये जो आपकी सोहन संस्कृति है, ये किससे संबंधित है, निम्न पूरा पाषाण काल से है। एक हस्त कुठार संस्कृति है। एक है महत्वपूर्ण, मतलब 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम यानी कि मद्रास से पहली कुल्हाड़ी खोजी थी। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, मैं इसको हाईलाइट किए देता हूँ। कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, 1 मिनट। तो तो ये वाला जो फैक्ट है, ये आपको एकदम से याद करना है। पहली कुल्हाड़ी कहाँ मिली थी, तो आपको ये पल्लवरम में मिस्टर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इसको खोजा था। और आप यहाँ पे हस्त कुठार संस्कृति, इसे मद्रासी संस्कृति कहते हैं। हस्त कुठार को मद्रासी संस्कृति के नाम से जानते हैं, हस्त कुठार को। और सोहन संस्कृति पंजाब में, पंजाब जो अभी पाकिस्तान में, वहां पर सोहन नदी घाटी मिली थी, जहां पर चॉपर चॉपिंग औजार मिले थे। आप ये बताएंगे चॉपर चॉपिंग औजार, इसका नाम किसने दिया था, इसका नाम किसने दिया था। ठीक है, एक मिनट का समय देंगे भाई। ठीक है, फिर आता है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पत्थरों की पपड़ी से औजार बनाते थे। यहाँ पर उसकी जो लेयर्स होती थी उसको, यानी कि फ्लेक्स जो होते थे उसको बनाते थे, इसलिए मान लो मध्य पाषाण काल इन्होंने उसका नाम दिया। एच डी सांकलिया ने निवासा महाराष्ट्र में खोज की थी इसकी। ये वाला फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एच डी सांकलिया ने मध्य पूरा पाषाण काल की खोज की थी, है ना, जिसको हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख औजार खुरचनी और वेधक था, स्क्रैपर जिसको हम जानते हैं आज के जमाने में। उच्च पूरा पाषाण का है, आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस थे वो पूरा पाषाण काल में उनका जो डेवलपमेंट था वहीं से शुरू हो गया। उदय इसी काल से हुआ, मतलब उनका डेवलपमेंट आपका उच्च पूरा पाषाण काल से हुआ। बेलन घाटी यूपी से हड्डी की बनी मात्र देवी मिली। हड्डी से बनी मात्र देवी कहाँ मिली, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से उच्च पूरा पाषाण काल में मिली। ये सब चीजें याद रखेंगे। शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके पटने महाराष्ट्र से मिले थे, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी आप इनका एक रिवीजन करेंगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आता है मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथ, यानी कि माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे औजार। माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे औजार, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है औजार बहुत छोटे और नुकीले हो गए, तो माइक्रोलिथ कहा गया। पशुपालन, मानव ने पशुपालन शुरू किया था मध्य पाषाण काल में। पहला पालतू पशु कुत्ता था। ये सब बेसिक जानकारियां हैं। साक्ष्य जो मिले हैं बागौर राजस्थान और आदमगढ़ एमपी मध्य प्रदेश से मिले हुए हैं। मानव कंकाल मिला यहीं से हमें। मध्य पाषाण काल में मानव कंकाल की हमें प्राप्ति हुई, जहां पर भारत में मानव अस्थिपंजर के सबसे पहले अवशेष सराय नाहर राय और महदहा प्रतापगढ़ यूपी से पे। प्रतापगढ़ जो कुंडा के पास है अभी, वहां से आपके यूपी से प्राप्त हुए थे। सराय नाहर की मैं फोटो लगाना भूल गया, उसको मैं चलो बाद में लगा दूंगा।
सराय नाहर राय एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल मिले थे सराय नाहर से। दमदमा यूपी में है, एक दमदम वेस्ट बंगाल में है, वो वाला नहीं, दमदमा, दमदमा आपका यूपी में है। यहाँ एक कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे, 3 मानव कंकाल एक से मिले आपके दमदमा में। सराय, देखो सराय 3 अक्षर का है, 1 2 3, तो यहाँ पर 4 मिले। दमदमा 4 अक्षर का है तो यहाँ से 3 मिले। ठीक है, बस इस तरह से इसको रिलेट करके पढ़ो। और महदहा, महदहा जो आपके यूपी में है, यहाँ से हड्डी के आभूषण और बूचड़ खाना, इस तरह की स्लॉटर हाउस जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है, वो मिला। ठीक है, अभी समझते हैं मध्य पाषाण काल को हम थोड़ा सा ग्राफिक्स के थ्रू। शिकारी संग्राहक और प्रारंभिक बसावट, बसावट का मतलब जो इधर उधर बस गए थे। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, हिम युग की समाप्ति हो गई, गर्म और नम मौसम, नई वनस्पति और जीव जंतु आने लगे, घने जंगल, छोटे जानवर जैसे हिरण खरगोश, ये सब आने लगे। औजार सूक्ष्म यानी कि माइक्रोलिथ था, छोटे तीखे पत्थर के औजार, तीर कमान, इनका सबका यूज होने लगा। जीवन शैली इनकी कैसी थी? शिकारी संग्राहक, मछली पकड़ना, पक्षी शिकार, पौधे का संग्रह करना, मौसमी प्रवास, अर्ध स्थायी बस्तियां बसाना इन्होंने मध्य पाषाण काल में स्टार्ट कर दिया था। कला और संस्कृति यानी कि रॉक पेंटिंग, जानवरों के शिकार के दृश्य, नृत्य, सामूहिक दफन प्रथाएं। और महत्व इसका क्या रहा है? पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच एक संक्रमण काल कृषि और पशुपालन की शुरुआत के संकेत देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद क्या है? मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी भूमिका रही, मतलब ये सब ऐसे ही है। अभी आते हैं हम नव पाषाण काल पे। या क्रांतिकारी काल था, मानव सभ्य बना, इसमें मानव मतलब सभ्य बना, डिसेंट बन गया। और नव पाषाण शब्द सबसे पहले जॉन लुबॉक ने दिया था, ये चीज याद रखेंगे। जॉन लुबॉक ने सबसे पहले किसने क्या दिया था? आपका नव पाषाण शब्द जॉन लुबॉक ने दिया था। आविष्कार क्या क्या हुआ इसमें? कृषि का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, नाव और स्थायी निवास, घर, एडोब का निवास हुआ, एबोर्ड का निवास हुआ। एबोर्ड मीन्स होता है घर। महत्वपूर्ण स्थल, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल आगे है, आगे देखते हैं उसको। अब ये देखो, जब यहाँ पे वही चीज मैंने मेंशन कर रखी है आगे। यहाँ पे मेहरगढ़ आपका कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कोल्डिहवा प्रयागराज में है। बुरजहोम कश्मीर में है। चिरांद बिहार में है। संगनकल्लू कर्नाटक में है। पिक्कालीहल, पिक्कालीहल आपका कर्नाटक में है। और जो आपका टिक्कलकोट था वो आपका कर्नाटक में था। याद रखेंगे, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य गेहूं और जौ, इसे ब्रेड बास्केट के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रेड बास्केट किसको जाना जाता है? तो मेहरगढ़ को जानते हैं। मेहरगढ़ को हम ब्रेड बास्केट के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे। कोल्डिहवा में आपके भूसी मिली थी, मतलब चावल धान के प्राचीनतम साक्ष्य। बुरजहोम जो कश्मीर में है आजकल, वहां पर गर्तवास यानी गड्ढे वाले घर, यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का एक साक्ष्य मिला था। चिरांद बिहार में है। हिरण के सींगों से बनी हड्डी के उपकरण आपके चिरांद से मिले थे। संगनकल्लू कर्नाटक, राख के टीले यहाँ से मिले थे। और पिकलीहल कर्नाटक में है, इसको राख के ढेर और निवास स्थान यहाँ दोनों मिले थे। और आपका जो टिक्कलकोट है, यहाँ पे से सोने की बालियां मिली थी, ईयर रिंग्स मिली थी। आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी इंपॉर्टेंट तो बाकी सारे ही हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करेंगे इसका। अभी देखेंगे नौ पाषाण काल, इसमें क्या रहा, विशेषता पढ़ेंगे, विवरण आप खुद पढ़ेंगे। कृषि और पशुपालन इसमें हुआ। औजार कैसे बने? पॉलिश किए हुए बने। चिकने और धारदार पत्थर के औजार, कुल्हाड़ी, सिलवट्टा, हंसिया, ये सब इसमें नौ पाषाण काल में बन गया। मतलब आदमी क्या हो गया? कृषि करने लगा, बर्तन बनने लगे, एक थोड़ा डिसेंट हो गया, सिविलियन टाइप का हो गया। ये तो घर वर बन गए, जानवर पालने लगा, तो यहाँ से थोड़ा सा शहरीकरण की नींव पड़ गई थी। जीवन शैली कैसी थी? स्थायी गांव और बस्तियां, कच्चे ईंटें, मिट्टी के घर, सामुदायिक जीवन का विकास हुआ इसमें। मिट्टी के बर्तन और बुनाई, भंडारण और खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण इसमें होने लगा था। ठीक है, अब जनरली आप जैसे हमेशा डेवलप करते हैं तो उसी तरह से एक विकास होता गया है। अभी मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ, कल को मेरी पढ़ाने के स्टाइल में थोड़ा सा डेवलपमेंट आएगा, जिससे मैं और अच्छा पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, अभी जो कमियां हैं वो तो ही हैं, ये समय के साथ ही बदलेंगी। उसी तरह इसमें हुआ था। महत्व इसका क्या रहा? मानव इतिहास में एक प्रमुख बदलाव, नव पाषाण क्रांति, सभ्यता के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, बाकी मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुरजहोम आपका कश्मीर में है। और इसका लगभग जो समय काल था वो 7000 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 1 था जो कि समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर अब जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। मनुष्य द्वारा पहली खोजी गई धातु आपकी तांबा थी। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया औजार कुल्हाड़ी था, हैंड एक्स था। अति
अतिरंपक्कम से मिला था ये, ठीक है, जो कि आपका कर्नाटक में है, जो कि आपका कर्नाटक में है। मनुष्य द्वारा बोई गई पहली फसल जौ बार्ले थी और फिर गेहूं थी। फिर सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी, लेकिन दयाराम साहनी ने इसकी 1921 में इसकी खुदाई की थी। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है, बता दूं? अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। पुरातात्विक विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। और ज्ञान का खजाना सफलता की चाबी हमारे परिवार का हिस्सा बन के सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। भाई देखो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही मैं करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, जैसा आप समझें, ठीक है। बाकी कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर कर देना और शेयर तो जरूर कर देना, ठीक है। ठीक है, आपको मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।